ओम नमस्ते जी। 77वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, लेखक पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा और पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। मनुष्य की उत्पत्ति शीर्षक के अंतर्गत मनुष्य के विकास पर विकासवाद के लेखकों ने प्रमाण और युक्तियां जो उपस्थित की हैं, उस पर विचार हुआ था गत श्रव्य कणिकाओं में। अब लेखक महोदय विचार पूर्वक देखा जाए तो सारा का सारा भवन अनुमान पर ही खड़ा है, प्रत्यक्ष परीक्षण का इसमें कहीं नाम भी नहीं है। इस बात को लेकर के आगे का विवरण दे रहे हैं। जो हो, हम सब इन सब बातों का उसी क्रम से उत्तर देते हैं। पहली बात, मनुष्य की उच्च कल्पना ने डार्विन, हक्सले और हैकल आदि पर कुछ भी असर नहीं किया। इस समय भी लाखों मनुष्य अपने पूर्वजों को बंदर ही समझते हैं। सत्य विचार करने वालों ने हमारे देश में तो कभी इस प्रकार का मिथ्या दंभ किया ही नहीं। एक कवि की उक्ति है कि पशुतन ही पन ही बने, नरतन कछु न होय। अर्थात पशु शरीर से तो जूते बनते हैं, परंतु मनुष्य शरीर तो सर्वथा ही निकम्मा है। यहाँ पशु से भी उसका दर्जा नीचा किया गया है, किंतु कब? जब परमेश्वर की आराधना नहीं करता। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य ने निष्कारण ही अपने को बड़ा नहीं मान लिया। विकासवाद के लेखक स्वयं पृष्ठ 236 पर लिखते कहते हैं कि इस पर भी यह नहीं समझना चाहिए कि इसमें और मनुष्य में कुछ भेद ही नहीं है। मनुष्य को सब प्राणियों में जो उच्च स्थान प्राप्त हुआ है, उसका कारण उसके ज्ञान तंतुओं का विकास है। यद्यपि गोरिल्ला शरीर बल, हाथ, पैर और छाती में मनुष्य को हरा सकता है, परंतु बुद्धि बल में वह मनुष्य से बहुत कम है। इसी से वह मनुष्य के अधीन हो जाता है। दूसरी बात, तुलनात्मक दृष्टि से मनुष्य की रचना, गर्भ परिवर्तन, चट्टानों में मिले हुए मनुष्य अवयव और यांत्रिक नियमों से अन्य प्राणियों की भांति इसे भी अपना स्वरूप प्राप्त करना आदि जितनी बातें लिखी गई हैं, इन सब का उत्तर अन्य पशुओं के वर्णन के साथ आ गया है। विकासवाद के लेखक ने स्वयं पांचों शास्त्रीय प्रमाणों में अपनी असमर्थता दिखलाई है। प्रत्येक विभाग में केवल कल्पना और अनुमान के अतिरिक्त तनिक भी परीक्षण से काम नहीं लिया गया और परिस्थिति से यंत्रों की भांति प्राणियों का परिवर्तन होना भी सिद्ध नहीं हुआ। अतः अब यहाँ वहाँ की बातें फिर लिखना बेकार है। तीसरी बात लिख रहे हैं, मनुष्य का शरीर भी उन्हीं पदार्थों से बना है जिनसे अन्य प्राणी बने हैं। उनके शरीर में भी 8 संस्थान है। कोष्ठ और कोष्ठांतर्गत प्रोटोप्लाज्म भी वैसा ही है और पृष्ठवंशधारी की स्तन वाली श्रेणी में उसका स्थान है। इन बातों में से बहुत सी बातों का उत्तर पिछले पृष्ठों में हो चुका है। हमारे यहाँ यह शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा माना गया है। 8 संस्थान न हो तो वह प्राणी ही नहीं कहला सकता। हमने पहले ही कोष्ठ और कोष्ठांतर्गत प्रोटोप्लाज्म की वास्तविकता बतला दी है। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि अमीबा एक कोष्ठधारी कहा जाता है। उसके एक ही कोष्ठ में 8 काम होते हैं, परंतु जब वह 1 से 2 होता है तब उसी के अंदर एक दूसरा कोष्ठ तैयार हो जाता है और अलग होने के पहले तक दोनों कोष्ठ एक ही में रहते हैं। ऐसी दशा में उसे एक कोष्ठधारी क्यों कहा जाता है? इसी प्रकार कई कोष्ठ वाले प्राणी का प्रत्येक कोष्ठ अमीबा की भांति 8 काम अलग अलग नहीं करता। भिन्न भिन्न कोष्ठों के काम भिन्न भिन्न हो जाते हैं। ऐसी दशा में किस आधार से यह कहा जा सकता है कि ये कोष्ठ भी अमीबा के ही जैसे कोष्ठ हैं? अनेक कोष्ठ वाले प्राणियों में संभाल पाया जाता है।
और सब कोष्ठों को संभालने वाला कोई एक ही कोष्ठ विदित होता है, क्योंकि यदि सब कोष्ठ प्रबंध करने लगे तो शरीर में अव्यवस्था हो जाएगी। परंतु हम शरीरों में व्यवस्था देखते हैं, इससे ज्ञात होता है कि व्यवस्था किसी एक ही स्थान में है। तब सब कोष्ठ चेतन है, ऐसा क्यों कहा जाता है? कोष्ठों के अंदर का रस भी चैतन्य का कारण नहीं हो सकता। ज्ञान शक्ति संयुक्त पदार्थ से उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अनेक संयुक्त चैतन्यों से व्यवस्था का विघात होता है। इसी प्रकार मनुष्य हड्डी वालों में से स्तनधारियों की श्रेणी का भले हो, परंतु न तो इसमें से किसी के संयोग से इसका वंश चलता है, न किसी के साथ आयु मिलती है, न भोग मिलता है, और न गर्भवास का समय ही मिलता है। ऐसी दशा में उसको पशुओं के साथ मिलाना अन्याय ही प्रतीत होता है। संसार में मनुष्य को छोड़कर जितने प्राणी हैं, उन सब के बालों में पैदा होने से मृत्यु तक किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जो गाय जिस रंग की पैदा होती है, आजीवन उसी रंग की रहती है। यही हाल ऊंट, घोड़ा, गधा, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ी आदि का है। बंदर और वन मनुष्य भी जिस रंग का पैदा होता है, आजीवन उसी रंग का रहता है, परंतु मनुष्य के बालों का रंग जीवन भर में 4 बार 4 प्रकार का पलटता है। पैदा होने के समय सुनहरी रंग, जवानी में काला और वृद्धावस्था में सफेद होता है तथा अत्यंत वृद्धावस्था में पिंगल हो जाता है। पशुओं और मनुष्यों में अंतर डालने वाला यह बाल परिवर्तन दोनों को पृथक किए हुए है। दूसरा अंतर पानी में तैरने का है। जितने पशु हैं, सब पानी में डालते ही तैरने लगते हैं, यहाँ तक कि बंदर भी तैरने लगता है, परंतु मनुष्य बिना तैरना सीखे तैर नहीं सकता। इसके अतिरिक्त 2 पैर पर खड़े होना, बोलना, विचार करना, हंसना, रोना और गाना आदि अनेक बातें हैं जो मनुष्य में ही हैं, पशुओं में नहीं। अर्थात बिना शिक्षा के अपने कार्य कर लेना पशुओं में ही है, मनुष्यों में नहीं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मनुष्य पशु श्रेणी का नहीं है। जिस प्रकार पशुओं और मनुष्यों के बीच में अंतर है, उसी प्रकार वृक्षों और पशुओं में भी अंतर है। पशु आड़े शरीर के हैं और वृक्ष उल्टे शरीर के, अर्थात वृक्षों के सिर नीचे की ओर है। और दूसरा अंतर देखने सुनने आदि के अंगों का भी है। सबसे बड़ा और विरोधी अंतर तो दोनों की खुराक का है। वृक्ष जिस दूषित वायु को खाकर जीते हैं, अन्य प्राणी उसको खाकर मर जाते हैं। अर्थात वृक्षों की खुराक प्राणनाशक वायु है और प्राणियों की खुराक प्राणप्रद वायु है। वृक्ष प्राणप्रद वायु देते हैं और पशु प्राणनाशक वायु देते हैं। इस प्रकार वनस्पति और पशुओं का भी कोई शारीरिक अथवा उत्पादक संबंध प्रतीत नहीं होता। ऐसी दशा में न तो मनुष्य पशु श्रेणी का प्रतीत होता है और न वनस्पति ही पशु श्रेणी की ज्ञात होती है। अतः स्पष्ट है कि विकासवाद इन तीनों को एक बनाने में बड़ी भारी भूल करता आया है। चौथी बात बता रहे हैं, वानर कक्षा की जो 8 विशेषताएं बतलाई गई हैं, वे यथार्थ में वानरों की ही विशेषताएं नहीं हैं। उनमें आधी से अधिक अन्य प्राणियों में भी पाई जाती हैं, परंतु 2-4 विशेषताएं जो यथार्थ में वानरों में ही पाई जाती हैं, वे स्वयं कह रही हैं कि मनुष्य जाति का वानरों से कोई संबंध नहीं है। गर्भनाल तो भैंस के भी लगा रहता है। अंगूठों के घूमने से तो वह मनुष्य श्रेणी का नहीं प्रतीत होता। वृक्ष पर तो चिड़िया और कीड़े भी रहते हैं। दोनों प्रकार के दांत तो गाय भैंस आदि के भी होते हैं। दांतों की अन्य पशुओं में भी अलग अलग संख्या होती है। 5 अंगुलियां तो गिलहरी के भी होती हैं। नाखूनों और पंजों का होना ही उसे मनुष्य श्रेणी से अलग करता है। हंसली की अस्थियों की दृढ़ता और उन्नति से यहाँ कोई सरोकार नहीं दिखता। 2 स्तन तो बकरी के भी होते हैं। यहाँ सम और विषम दोनों प्रकार के अंगों का वर्णन करके पता नहीं विकासवाद के लेखक ने क्यों व्यर्थ विषयों को बढ़ाया है। अब
पांचवी और छठी बात एक साथ बता रहे हैं। मनुष्य का सीधे खड़े होना, मस्तिष्क की बढ़ाई, बोलना और विचार करना, इन चारों का कारण मस्तिष्क की वृद्धि बतलाया जाता है। मस्तिष्क की वृद्धि ही मनुष्यता नहीं है। वानरों और वन मानुषों के मगज के दृश्य से जो यह कहा जाता है कि बोलने, विचार करने, सोचने और सीधा खड़े होने का कारण केवल मस्तिष्क की उन्नति है, उसकी शक्तियों का अधिक स्पष्टपना ही है। यह बात हाल के वैज्ञानिकों ने असिद्ध कर दी है। चींटी को सबने देखा है, उसके सिर की खोखली टोपी भी सबने देखी है, उसमें भेजे का काम नहीं है, परंतु चींटी इतनी बुद्धिमती और प्रबंध करने वाली है कि विज्ञानवेत्ता मनुष्य से उतरकर सारे संसार का प्रबंध कर सकने वाला प्राणी चींटी को ही बतलाते हैं। इस विषय में पाद टिप्पणी दी जा रही है। Could the ant have ruled the world? Lord Avebury has suggested that in the absence of man, the ant might have become master of the earth. Now, here do we find the ability to rule so well developed as in these remarkable insects, which enslave other insects. The aphids into their service, the white ants or termites display an even higher intelligence when the eggs are about to be laid by the queen. Hiding away the mother for a period, the ants which might have won the race for mastery if man had not been. Had the ant combined its balance of experience and specialized instinct with greater bodily development involving greater responsibilities and opportunities, it might in time have stood forth as certainly a competitor for the mastery of the earth. Holmesworth, Popular Science, Volume 1, पेज नंबर 45 एंड 55। तो इससे यह नहीं पाया जाता कि बड़े और स्पष्ट मस्तिष्क से ही बुद्धि और विचारों में उन्नति होती है। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।